नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यू। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक बात कहनी है कि हमारी चैनल पे सितंबर का कंपाइलेशन 2023 का वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर किसी का यह मिस हो गया है या फिर आपको रिवीजन करना है तो उस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। प्रेफरेबल रहेगा अगर आप उस वीडियो को 1.5x की स्पीड में देखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके लिए एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग हमास। चलिए अब इस क्वेश्चन पूछने का कंटेक्स्ट आप मुझे पूछने वाले नहीं हो, ठीक है, क्योंकि इसका कंटेक्स्ट इतना भारी भरकम है, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट के लिए। ठीक है, चलिए पहला, द ऑर्गेनाइजेशन हु इज बिहाइंड द रिसेंट अटैक ऑन इजराइल। क्या बात सही है? ये बात सबको पता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो यह अभी कन्फ्लिक्ट छेड़ा हुआ है, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है हमास, जिनको पूरे वर्ल्ड में एज अ टेररिस्ट घोषित करने के साथ साथ अभी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड एक साथ होकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, दूसरा, इट होल्ड्स अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट ऑन द ईरानियन नेशनल अथॉरिटी। क्या यह बात सही है? तो यह बात गलत है, क्योंकि यह ईरानियन नेशनल अथॉरिटी नहीं है। तीसरा, हमास वॉज फाउंडेड इन 1995 आफ्टर द सेकंड इंटिफाड एज एन ऑफशूट ऑफ हिजबुल्लाह। क्या यह दूसरी बार में हुआ था 1995 में? तो यह भी गलत है, क्योंकि यह कौन से टाइम पे हुआ था? यह फर्स्ट टाइम पे ही हो गया था। ठीक है, तो चलिए हमें पूछा है हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, तो भैया कितना आएगा? ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। देखिए एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू जैसे ही दिखे वीडियो को कर देना है पॉज, उसके बाद आपको करना है प्ले। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ है, तो सबको पता है कि 50 साल में सबसे भीषण अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर और इजराइल एकदम हक्का बक्का रह गया है। इजराइल की इंटेलिजेंस फेलियर कहा जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमास नाम का जो एक मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने क्या किया है? इजराइल के ऊपर अटैक किया है। अगर हम हमास की बात करें तो हमास एक पैलेस्टाइनियन सुन्नी इस्लामिक ग्रुप है जो कि फंडामेंटलिस्ट, मिलिटेंट और लोगों के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, उन्होंने यह जो फाउंड किया गया था 1995 के सेकंड में नहीं, बल्कि फर्स्ट इंटिफेड में, जबकि हुआ था 1997 में। ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ कि यह जो थे यह पैलेस्टाइनियन नेशनल अथॉरिटी के अंतर्गत है। ठीक है, ये जो मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट है उनकी कहाँ पे है? पैलेस्टाइनियन नेशनल अथॉरिटी में है, ये ईरानियन में नहीं है। और इन्होंने फाउंड किया था टू लिबरेट पैलेस्टाइन को उनको अलग से करना है। और आज के देख में अगर हम देखने जाए तो इजराइल के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों जगह पे इनके प्रेजेंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कोई न्यूज़ इतनी बड़ी हो और यूपीएससी के लिए या फिर आपके स्टेट पीसीएस के लिए यह ज़रूरी ना हो, ऐसा बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है इस लोकेशन का मैपिंग। ठीक है, तो चलिए हम मैपिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया इतना इलाका इजराइल का। ठीक है, इजराइल के इस इलाके में ये हो गया है डेड सी। क्या है लिखा? डेड सी है। ठीक है, और ये जो इलाका है इसको कहा जाता है वेस्ट बैंक। ठीक है, यहाँ पे एक सिटी आया हुआ है जो है तेल अवीव। यहाँ पे ऊपर है, यह है गोलन हाइट्स। यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में पूछ लिया था कि भैया गोलन हाइट्स कहाँ पे आया है,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो समंदर है, यह समंदर कौन सा है, तो है यह मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये जो रेड पट्टी आपको यहाँ पे दिख रही है इजराइल के अंदर ही, ये सी छोटी सी, वह है गाजा स्ट्रिप। और अगर हम इजराइल के बगल वाले कंट्री देख ले तो यहाँ पे आपको इजिप्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको जॉर्डन दिखेगा, यहाँ पे आपको दमास्कस वाला एरिया यानी कि सीरिया दिखेगा, और ऊपर आपको बेरूत जो है जिसकी कैपिटल ऐसा लेबनान दिखेगा। ठीक है, तो इतना इलाका आपको पता होना चाहिए। चलिए आपके लिए एक एमसीक्यू छोड़ के जाता हूँ। ये जो इलाका है, देखिए मैं जो रेड लाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो इलाका है इसको कौन क्या कहते हैं? ठीक है, जो साउथ सिनाई पेनिनसुला है, और साउथ सिनाई पेनिनसुला के पास में यह एक गल्फ है। क्या है सर जी? गल्फ है। तो यह गल्फ का नाम क्या है, यह आपको मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद इजराइल? चलिए अभी पीछे मीटिंग किया, उसमें आपको आंसर मिल गया होगा। आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर। तो कितने हैं? जॉर्डन है, यस है। सीरिया है, सीरिया भी देखा था, दमास्कस वाला एरिया वो भी है। इजिप्ट भी है नीचे, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला उसी के साथ टच है। और लेबनान तो आपको मैंने अभी बताया, जिसकी कैपिटल क्या है? बेरूत। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, भैया चारों के चारों हमारे सेंटेंस कैसे है? सही है। सो ऑप्शन डी जो है यह हमारा बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, और साथ में लेबनान हो गया। ठीक है, चलिए गाजा स्ट्रिप कहाँ पे आया है उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी पूछ सकती है कि क्या यह मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक और चीज़ याद रखना है, वेस्ट बैंक है। ठीक है, वेस्ट बैंक कैसा है? वेस्ट बैंक है लैंडलॉक है। ठीक है, और ये जो सी है ये क्या है? इसको कहा जाता है डेड सी। ठीक है, हालांकि यह डेड सी जो है, उस डेड सी को हम लैंडलॉक के जैसे ही इस्तेमाल करते हैं, उसको कोई बड़ा सा हम सी नहीं गिनते। ठीक है, एक और यहाँ पे आपको याद रखना है, सी ऑफ गैलिलीज। क्या है? सी ऑफ गैलिलीज। चलिए चलते हैं आगे। Sverigers Riksbank Prize in Economic Science is 2023 in memory of Alfred Nobel is awarded। भैया इसका मतलब ये है कि जो हमने इकोनॉमिक का नोबल दिया है, ठीक है, यह नोबल किनको मिला है? क्या यह NL व्हीलर को मिला है, पीरे एगोस्तिनी को मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को हुआ है, या फिर अमर्त्य सेन को? तो भैया अमर्त्य सेन को तो नहीं मिला है, यह तो सबको पता होगा। ठीक है, चलिए बता दीजिए इन तीन में से कौन सही आंसर है। तो सबको पता होगा कि यह है ऑप्शन सी, क्लाउडिया गोल्डिन। अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यह इस बार जो इकोनॉमिक का अवार्ड दिया गया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण दिया है, उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिसर्च के लिए किया है। कौन सा रिसर्च किया है? उन्होंने रिसर्च किया है फॉर हैविंग एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हमें और आगे बढ़ के समझाया हुआ है कि वुमेन्स इन लेबर मार्केट आउटकम, कि एक वुमन का मार्केट में जो आउटकम दिख रहा है, जो हमें पार्टिसिपेशन दिख रहा है, ठीक है, वो किस हिसाब से और उनके ऊपर कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन से उनके ऊपर फैक्टर इन्फ्लुएंस हुए हैं, इन सारी चीज़ उन्होंने बताई है। किन्होंने? क्लाउडिया गोल्डिन। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 200 साल का डेटा निकाला है। समझ सकते हो बात? ठीक है, 200 साल का डेटा निकाल के उन्होंने पता चला है कि भैया हमारे इस अर्थ में महिला का लेबर मार्केट में आउटकम जो आ रहा है, यह किस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, अगर और डिटेल में हम बात करें तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ऐसा ग्राफ करके बताया है कि फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट डिड नॉट हैव अपवर्ड ट्रेंड, यह ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन पिछले 200 साल से अगर हम देखने जाए तो यह क्या कर रहा है? यह कर रहा है यू शेप। ठीक है, मतलब कि हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि महिला का पार्टिसिपेशन ऐसे बढ़ रहा है। भैया पहले ऑलरेडी यह बढ़ा हुआ था, पहले क्या हुआ? उसका डाउन टाइम चला था, अब चल रहा है उनका अपवर्ड टाइम, लेकिन फिर भी अभी यह अपवर्ड जो पहले था वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक
ठीक है। देखिए आप देख सकते हो कि मैरिड वुमन इन वर्क परसेंटेज देख सकते हो, और यहाँ पे आप उनको क्या देखते हो, टाइम देख सकते हो। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में वुमन का पार्टिसिपेट ज़्यादा था, उसके बाद इंडस्ट्री में थोड़ा कम हो गया, और उसके बाद अब धीरे धीरे सर्विसेज सोसाइटी में आगे बढ़ रही है। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे कि एक्सपेंडिंग एजुकेशन ज़्यादा बढ़ गया, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, अब महिला से भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है फैमिली में, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। देखिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि वुमन को मार्केट में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मतलब इसके पहले क्या होता था, इसके पहले प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपने आप को बाहर सेफ नहीं समझती थी, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से क्या हुआ, कपल को आज़ादी मिल गई। ठीक है, महिला को बहुत ही ज़्यादा आज़ादी मिली कि वो जब चाहे तभी वो अपना बेबी प्लानिंग कर सकते हैं, तब तक वह मार्केट में आके काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का 200 साल का डेटा दिखा के यह क्लाउडिन गोल्डिन ने हमें बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियाटिक या फिर इंडियन वाइल्ड डॉग और धोल। ठीक है, क्या लिखा है, उनको धोल भी बताता है। चलिए उनको बताना है 3 सेंटेंस, और 3 में से कितने करेक्ट है। पहला, इट इज़ वाइल्ड ओमनिवोरस एनिमल फाउंड ओनली इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दूसरा सेंटेंस, इट इज़ लिस्टेड एज अ वर्मीन इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972। और तीसरा, इट्स स्टेटस इन द IUCN रेड लिस्ट इज वल्नरेबल। चलिए 3 फैक्चुअल डेटा आपको यहाँ पे पूछा है, और इन फैक्चुअल डेटा के बेस पे आपको इस MCQ का आंसर देना है। ठीक है, यह MCQ का कंटेक्स्ट अगर हम देखने जाए तो कंटेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह आसाम में कुछ रिलेटेड हमें देखने को मिला है, हमने क्या किया है, उनका कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, हालांकि उतना कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है ढोले के रिगार्डिंग यह स्टैटिक इंफॉर्मेशन। चलिए तो पहला देखने जाए, क्या यह ओनली इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया है? नहीं, यह चीज़ गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह वेस्टर्न घाट के आसपास साउथ इंडिया में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यह नॉर्थ वेस्ट की बात ही करना गलत है। ठीक है, और कंटेक्स्ट भी बता दिया मैंने आपको कि आसाम के रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो ये भी गलत है। चलिए पहला गलत। दूसरा, लिस्टेड एज अ वर्मिन। क्या भाई वर्मिन है? अरे नहीं भैया, वर्मिन का मतलब क्या होता है कि आप उस एनिमल को शूट करवा सकते हो, मरवा सकते हो, कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको तो हमें क्या करना है, बचाना है। ठीक है, चलिए तो दूसरा भी हमारा गलत है। तीसरा सेंटेंस, IUCN में वल्नरेबल है? नहीं, यह वल्नरेबल नहीं है, तो तीसरा सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया। तो भैया हमें पूछा है कितने गलत है, तो हमें बताना है, मतलब कितने सही है सेंटेंस, तो एक भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यह हमारा सही आंसर है। देखिए अब देख सकते हो कि द एक्टिविटी ऑफ एशियाटिक वाइल्ड डॉग, यानी कि जो धोल है, उनके आसाम के मानस नेशनल पार्क में, कौन से मानस नेशनल पार्क में शो हुआ है कि हाईएस्ट टेम्पोरल ओवरलैप विद द लियोपार्ड एंड द लोएस्ट विद द क्लाउडेड लियोपार्ड। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंटेक्स्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मिस्टर ढोल। ठीक है, और ढोल सबकी बजा रहे हैं पोलम पोल, क्योंकि अभी यह जो है यह कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, जो कि कहाँ देखा जाता है, यह वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में देखा जाता है, इंडियन सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में भी देखा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखा जाता है। ठीक है, यह रेस्ट्रिक्टेड है हमारे साउथ एशिया के कंट्रीज़ में, जैसे कि हो गया यह साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के, इंडिया दोनों साइड पे। ठीक है, कौन सा है उसका IUCN? एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, और साइड के अपेंडिक्स में 2 में आता है, और हमारे लिए भी यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 में आता है। ठीक है, यह वर्मीन घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आपके लिए यह होमवर्क है। सर जी क्यों होमवर्क है? क्योंकि हमने ऑलरेडी यह क्वेश्चन जो है इसको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर भी आप कोशिश कीजिए कि द क्वांटिलियंथ ऑफ अ सेकंड और 10⁻⁻18 सेकंड इज कॉल्ड 1 पीसोसेकंड, 1 फेम्टोसेकंड, 1 एप्टोसेकंड और 1 जेप्टोसेकंड। ठीक है, अब आपने कहीं पे अगर इसको रीड किया है तभी भी आपको हो सकता है याद
नहीं आ सकता, यू विल कैन नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, ठीक है। बट अगर आपने मेरा आगे वाला वीडियो देखा है तो आप इसको अच्छे से रिकॉल कर सकते हो कि इन चार में से एक जो वर्ड है, यह वर्ड आप अच्छे से याद आ रहा होगा। कौन सा आ रहा होगा? ऑप्शन सी, 1 एट्टोसेकंड। चलिए, कब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो बता दूं कि जो भी हमारे इस बार के फिजिक्स के नोबेल विजेता है, उन लोगों ने जो पल्स चेक किया था, जो लाइट मार के एटम्स के ऊपर चेक किया था, ठीक है, तो उस एटम में उन्होंने यह लाइट को एट्टोसेकंड के लिए इस्तेमाल किया था, और यही होता है 10⁻⁻18 सेकंड, यानी कि एक एट्टोसेकंड का मतलब होता है 1 क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकंड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वांटम डॉट्स। चलिए, क्वांटम डॉट्स के बारे में बता दीजिए। पहला, 3 रिसर्चर्स वर अवॉर्डेड 2023 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी एंड सिंटिंग ऑफ क्वांटम डॉट्स। ये बात सबको पता है। दूसरा, अ क्वांटम डॉट इज अ रियली स्मॉल असेंबली ऑफ एटम्स अराउंड अ फ्यू नैनोमीटर्स वाइड। क्या यह क्वांटम डॉट जो होता है यह स्मॉल असेंबली होता है एटम्स अराउंड अ फ्यू नैनोमीटर वाइड? तो ये बात भी सही है। तीसरा, क्वांटम्स डॉट हैव आल्सो बीन कॉल्ड आर्टिफिशियल एटम्स। चलिए बताइए, ये बात सही है कि गलत है? पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। हमें पूछा है भैया हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। चलिए, तो आपको अगर ये तीसरा सेंटेंस नहीं पता है फिर भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब जो नई सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए, तो तीसरा सेंटेंस जो है ये भी सही है कि क्वांटम डॉट्स जो है उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल एटम्स। इसका मतलब यहाँ पे ऑल 3 ऐसा समझ के हम आगे चले जाएंगे और यूपीएससी वाले कर देंगे क्या? यूपीएससी वाले कर देंगे खेला। क्यों खेला कर देंगे? क्योंकि भैया एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पता ही नहीं है। कौन सा वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट? तो सर जी यहाँ पे हमने ऑल 3 करेक्ट करके हम आगे ही जाने वाले थे, लेकिन हमें पता चल गया कि सर जी जो यह नोबेल है, यह नोबेल हमें फिजिक्स में नहीं दिया गया है, यह दिया गया है किसमें? केमिस्ट्री में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब पहला गलत हो गया तो हमारा आंसर भी गलत हो गया। तो आंसर गलत हो गया तो अब हम क्या करना पड़ेगा? हमें आंसर को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर? ओनली 2 इज द करेक्ट आएगा, ठीक है। एक और चीज़ देख लीजिए कि जब भी आपके एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि किसी बारे में आपको अगर अच्छे से नहीं पता है तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले जो भी हमारे यूपीएससी में 1 से 100 एमसीक्यू होते हैं तो उनके लिए आपको करना है 1 से 50 में टिक मार्क कर देना है अपने क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। OMR फिलअप करना नहीं है अभी। हालांकि यूपीएससी में 2 आवर्स का टाइम जो मिलता है यह इनफ टाइम होता है, फिर भी आपको एक क्वेश्चन टिक किया, एक गोला कर दिया, एक क्वेश्चन टिक किया, एक क्वेश्चन गोला कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन एक साथ 50 एमसीक्यू देख लेना है, उसके बाद OMR टिक करना है। अगर दोबारा आपके ध्यान में ऐसी गलती आ जाए कि भैया फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री है, तो यह आपके 0.66 मार्क्स बचा सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्या है कि जो यह नोबेल प्राइज है यह केमिस्ट्री का है, दिया गया है किनके ऊपर? क्वांटम डॉट्स के ऊपर। यह जो है यह स्मॉल असेंबली ऑफ एटम्स होता है। कौन? क्वांटम डॉट्स होता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल एटम्स। क्यों आर्टिफिशियल एटम्स कहा जाता है? वो इसके लिए बिकॉज द डॉट एज अ होल बिहेव लाइक एन एटम इन सम सर्कमटेंसेस, ठीक है। ये इसका बिहेवियर एटम के जैसा ही होता है। और एक और चीज़ याद रखिए कि इसका जो नाम है, क्वांटम नाम है, यह कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम्स आर वेरी लिटल स्पेस टू मूव अराउंड, ठीक है। उसके पास बहुत ही कम स्पेस होती है, ठीक है, उसी वजह से उसका नाम आया है, क्वांटम नाम आया हुआ है। चलिए, तो ये है हमारा क्वांटम डॉट्स के बारे में और ये थे हमारे आज के MCQ के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।